नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के बारे में और लास्ट 23 दिनों की आपकी रणनीति क्या होने वाली है और आपको अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो तो आप यहाँ से अपनी तैयारी का एनालिसिस कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज से हम 30 मॉडल पेपर को सरल करेंगे और देखेंगे कि लास्ट 23 दिन में आपकी तैयारी किस प्रकार से रहने वाली है और अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो, तो आप इन पेपर्स को हल करके आप अपनी तैयारी का एनालिसिस भी कर पाएँगे। चलिए साथियों, देखते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी कि कौन से दिन को पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम दूरी रहती है? ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है कई बार, तो आपको इस सवाल का आंसर देना है। तो हमारा सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, किस दिन को होती है, राइट? तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 22 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 30 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 जुलाई को और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 21 सितंबर को। तो अगर किसी भी सवाल का करेक्ट आंसर अगर आपको पता होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम दूरी रहती है, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस घटना को कहा जाता है अपसौर घटना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अपसौर घटना से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, राइट? एक और नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको कहा जाता है अपहेलियन घटना। अपहेलियन घटना भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों घटनाएं आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम से कम दूरी कौन से दिन को रहती है, राइट? ये सबसे मिनिमम दूरी के बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन होता है मैक्सिमम दूरी के बारे में, राइट? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उस दिन का नाम है तीन तीन जनवरी। तो 3 जनवरी को तो सूर्य से पृथ्वी के बीच में कम से कम दूरी रहती है और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम दूरी रहती है। इन दोनों क्वेश्चन में कोई इन दोनों सवालों में से कोई भी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कहा जाता है अपसौर घटना, तो इसको कहेंगे उपसौर घटना। ये दोनों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट? चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अक्सर आपके एग्जाम में दिवस को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको इस सवाल का राइट आंसर अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 21 जनवरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 28 फरवरी और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 23 मार्च। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राइट? ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है विज्ञान दिवस के बारे में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम कानून मंत्री थे? तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन हमको दे रखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा ऑप्शन दे रखा है टी कृष्णामचारी। तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, राइट? तो देखिए प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सबसे राइट ऑप्शन है। हम सबको पता है कि कानून के मामले में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट? तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो आप भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, राइट? ये शिक्षा मंत्री के बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब लोग जानते हैं कि आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राइट? प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप
प्रथम राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बन सकता है कि उप प्रधानमंत्री कौन थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी होगा, उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सरदार पटेल जो थे, सरदार पटेल आप प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए साथियों, एक और नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो हमें बात करनी है। तो हमें पहला ऑप्शन दे रखा है, इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया था। दूसरा ऑप्शन हमको दे रखा है, इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए, ऑप्शन को काट के हम इस सवाल का आंसर निकालते हैं। इसे अनुमोदन के लिए चलिए, अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और करंट का यानी कि हाल ही का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तवा जलाशय कौन से राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमको दे रखा है कि तवा जलाशय राजस्थान में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कि तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि मध्य प्रदेश में है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि महाराष्ट्र में। और जो स्टूडेंट रेगुलर करंट अफेयर के टच में है तो वो इसका आंसर दे पाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तवा जलाशय, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, वो एमपी स्टेट में है, राइट। एमपी के सारे विद्यार्थी इसको जानते होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, राइट। तो देखिए, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है। यह लीप वर्ष नहीं है, उसमें 29 दिन की फरवरी होती है, तो वो हो जाता है लीप वर्ष, राइट। हर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमको सवाल में कहा गया है कि वो लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए, इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम। और अगर लीप वर्ष होता तो इस सवाल को कैसे हल किया जाता। तो सिंपल सा काम है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो हमें पता है कि भैया एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, राइट। प्लस टोटल दिनों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो ये 2 दिन और ऐड करेंगे तो हमारे पास में कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 365 में जब आप 2 दिन को ऐड करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 367, करेक्ट। अब इसमें आप 7 का भाग दीजिए और शेष दिन निकाल दीजिए। 7 का भाग दीजिए और विषम दिन निकाल लीजिए, राइट। तो देखिए, जब आप 367 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास में शेष जो बचेगा वो आएगा 3, राइट। आप भाग दे के देखिए कि इसमें शेष कौन सी संख्या बचती है, तो वो बचेगा 3। तो हमारे पास में अब हमें बढ़ना है कि मंगलवार से 3 दिन पहले, राइट। क्योंकि 1 वर्ष 2 दिन पहले हमें जाना है। तो मंगलवार से पहले आएगा सोमवार, करेक्ट। सोमवार से पहले आएगा रविवार। रविवार से एक दिन पहले और हमको जाना है, यानी कि हमारा आंसर होगा शनिवार, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा शनिवार। और अगर लीप वर्ष होता तो क्या फर्क पड़ता। लीप वर्ष होता तो वहां पर जो फरवरी होता वो 29 दिन की हो जाती, यानी कि एक दिन और हमारा बढ़ जाता। तो एक दिन और हमारा बढ़ जाता, यानी कि तो हमारा आंसर हो जाता, तो वहां पे आंसर हो जाता हमारा 368 दिन हो जाते टोटल।
और 368 में जब आप 7 का भाग देते हो तो आपके पास में शेष दिनों की संख्या बचती वो 4, यानी कि मंगलवार से 4 दिन पहले हमारा आंसर हो जाता अगर लीप वर्ष होता तो, राइट। तो हमारा आंसर हो जाता शुक्रवार, ठीक है। अगर लीप वर्ष होता तो हमारा आंसर हो जाता शुक्रवार, लेकिन सवाल में हमको साफ साफ बोल रखा है कि वहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऐसे सारे जो कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं उनको हल किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। इसके बाद हम और भी कई सारे पेपर को सॉल्व करेंगे वहाँ पे, और आपको आपके जो डाउट होंगे वहाँ पे हम क्लियर करेंगे, राइट। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम आपके डाउट क्लियर करते चले जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीके के क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, ठीक है। सबसे अधिक डाकघर कौन से देश में है वो हमको बता। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो अगर भाषा के बारे में आपको थोड़ी सी भी समझ है तो आप इस सवाल का राइट आंसर कर पाएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन हमको दे रखा है मध्य प्रदेश। तो अगर भाषा के बारे में आपकी थोड़ी सी भी समझ है तो आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी कि उर्दू को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है कहाँ पे, जो भी सारे प्रशासनिक काम होते हैं तो वो उर्दू भाषा में होते हैं कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में, राइट। तो जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। भाषाओं के बारे में, कल्चर के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो और भी क्वेश्चन हम लेंगे आगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, फ्रांस का जो संबंध फुटबॉल से है वही संबंध भूटान का किससे है, राइट। ठीक है, तो जैसा संबंध फ्रांस का फुटबॉल से है वैसा का वैसा संबंध भूटान का किससे है वो हमको निकालना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है टेबल टेनिस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन तीरंदाजी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमको बेसबॉल। तो पहले देखते हैं कि फ्रांस का फुटबॉल से कौन सा रिश्ता है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। उसी तरीके से हमको देखना है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीरंदाजी। ये क्वेश्चन आप में से अधिकतर को नहीं पता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, तीरंदाजी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विज्ञान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है, ठीक है। तो सिरके की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या होता है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है एसिटिक अम्ल। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एसिटिक अम्ल के कारण सिरका जो होता है उसकी अम्लीय प्रकृति होती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि विज्ञान से कई सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो देखिए सवाल क्या है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे हम अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाते हैं तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं वो हमें बताना है। कौन सी गैस का यूज किया जाता है वो हमको बताना है।
तो पहला ऑप्शन हमको दे रखा है इथाइलिन, दूसरा ऑप्शन है इथेन, थर्ड ऑप्शन हमको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एसिटिलीन। तो हमारे इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको पता हो तो इस सवाल का आंसर भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एसिटिलीन गैस का उपयोग करके हम फलों को पकाते हैं अप्राकृतिक रूप से। कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाया जाता है तो उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा था और ये हमें ध्यान रखना है, एसिटिलीन का उपयोग करके हम ऐसा करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आटाकामा का जो मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ऑप्शन हमको दे रखा है कि अफ्रीका महाद्वीप में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है उत्तरी पश्चिमी एशिया में और फोर्थ ऑप्शन हमको दे रखा है दक्षिणी अमेरिका में। तो ये क्वेश्चन अक्सर सभी लोगों को पता होता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है आटाकामा का मरुस्थल, राइट। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अफ्रीका में जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है और भारत में जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है। भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम भी आपको बताना है और अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है उसके बारे में भी आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करेंगे, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे, राइट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है हमारी हम भारत की लोक वाली, उसको प्रारूप समिति के सामने किसने रखा था। प्रारूप समिति बनाई गई थी, ठीक है, संविधान के निर्माण करने के लिए, तो उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव इनमें से किसने रखा था, वो हमें क्वेश्चन बनता है तो वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है BN राव ने, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, तीसरा ऑप्शन दे रखा है BR अम्बेडकर ने और फोर्थ ऑप्शन हमको दे रखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का प्रस्तावना किसने पेश की थी, तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, राइट। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य का प्रस्तावना किसने पेश की थी, तो पंडित नेहरू साहब ने ये पेश की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक दो क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, फर्स्ट बैठक कब हुई थी वो हम देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं कि संविधान सभा की लास्ट बैठक कहाँ पे हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, करेक्ट। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा 9 दिसंबर 1946। और एक क्वेश्चन था हमारा कि संविधान सभा की लास्ट बैठक अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसके बाद में संविधान को लागू किया गया था, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसके आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों आगे हमारे पास में कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो उनको सोल्व करके देखते हैं कि आपकी आपकी रीजनिंग की तैयारी किस प्रकार है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से हल करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमको दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात हमको दिया है 6:5 है तथा उनकी आयु का योग भी हमको दे रखा है 44 ईयर है। 8 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा और उनकी आयु का अंतर कितना होगा वो भी हमें निकालना है। तो अनुपात भी निकालना है और अंतर भी निकालना है, तो देख लेते हैं कि 8 वर्ष के बाद में उनकी आयु कितनी होगी, राइट। तो देखिए इस सवाल को कैसे सरल करना है, तो मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु जो है वो 6x वर्ष है
तो देखिए कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु जो है वो 6x वर्ष है। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास में आएगा बी की वर्तमान आयु की अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगी 5x वर्ष, और योग हमको दे रखा है वो है 44 ईयर, राइट। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो 6x प्लस 5x हमारे पास में हो जाएगा आंसर 44 ईयर, और x का मान हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा 6 और 5 यानी कि 11x बराबर 44 ईयर। x का मान आ जाएगा 44 डिवाइड विथ 11, तो x का मान हमारे पास में आएगा 4 ईयर, राइट। तो x का मान हमने निकाला वो आया 4। अब x का मान दोनों में रखिए तो दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी, यानी कि a की वर्तमान आयु होगी 6 इंटू एक्स यानी कि 4 वर्ष, 6 4 24 वर्ष, और b की अगर वर्तमान आयु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 वर्ष। अब हमें बताया गया है कि 8 वर्ष के बाद में उनकी आयु क्या होगी, तो इसकी आयु में भी हमें 8 ऐड करना है, और इसकी आयु में भी हमें 8 ऐड करना है। तो 24 और 8 होता है 32, करेक्ट, और 20 और 8 होता है 28, और 32 को और 28 को जब आप 4 से काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 8/7, राइट। यानी कि पहला तो हमने निकाला कि अनुपात कितना है, तो अनुपात आ गया हमारे पास में 8:7, राइट। अब हमें देखना है कि उनकी आयु का अंतर कितना है 8 वर्ष के बाद में। तो 32 में से जब आप 28 को माइनस करोगे तो 32 माइनस 28 का आंसर होगा, ये होगा 4 ईयर। तो हमारे ऑप्शन में होना चाहिए एक तो 8:7 और 4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक दो क्वेश्चन और लेकर के आपको सोल्व करना है, ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाए तो आप उसका आसानी से हल निकाल पाए, आसानी से उसको आंसर कर पाए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य क्या नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है डायरेक्ट ही। पहला ऑप्शन दे रखा है गीदड़, दूसरा ऑप्शन दे रखा है थेर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है घूमर, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित ये नृत्य है, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिवस पर आपके एग्जाम में दिवस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है श्रमिक दिवस है, या फिर महिला दिवस मनाया जाता है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बाल दिवस मनाया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका रिवर्स भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब कोई भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं दे करके इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि 5 सितंबर उसका आंसर है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इतनी सारी गणना दे रखी है, इसका कैलकुलेशन करके हमको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग किया जाता है, उसके बाद में गुणे को हल करते हैं, उसके बाद में जोड़ और बाकी को हल किया जाता है, राइट। यानी कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले भाग करिए, उसके बाद में गुणा करना है, उसके बाद में जोड़ करनी है, उसके बाद में बाकी करनी है, राइट। चलिए देखिए, तो हमें करना है 17/34, प्लस करना है 2, मल्टीप्लाई करना है इसको 12 से, भाग करना है इसको 6 से, माइनस करना है हमको 5, और गुणा करना है अपने को 3 से, और फिर से भाग करना है अपने को 6 से, राइट। इसको सोल्व करिए और आंसर निकालिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 17 दूनी 34, इसको हम काट सकते हैं, तो हमारे पास में यहाँ से आया 1/2, राइट। प्लस का 2 चल रहा है, उसको चलने देते हैं। 6 दूनी 12, इसको हम काट सकते हैं, तो 2 इंटू 2 होगा 4, ये हम बाद में करते हैं। माइनस 3 दूनी 6, तो इसको हम काट लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में ऊपर बचेगा 5, 5 इंटू 1 यानी कि 5/2, राइट। अब 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो आंसर आएगा 4, तो हमारे पास में बचेगा 1/2 प्लस 4 माइनस करना है 5/2, राइट। तो इसके दो तरीके हैं, लघुत्तम लेकर के भी आप इसको सरल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 5 में आप 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा
और 2.5 में से आप इस आधे को माइनस करोगे 1/2 को, तो आपके पास में आंसर बचेगा -2, राइट। ठीक है, यहाँ से जब आप 5/2 में 5/2 को आप लिख सकते हो 2.5 और 1/2 को आप लिख सकते हो माइनस 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5, राइट। तो 2.5 में से जब आप आधे को माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा -2 और -2 आप इस 4 में से माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 2, करेक्ट। ये प्लस का 4 बड़ा है तो हमारे पास में आंसर आएगा +2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और तरीका भी है कि यहाँ पे आप लघुत्तम लेकर के भी इस सवाल को हल कर सकते हो, राइट। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम 10 विषम संख्याओं को योगफल कितना होगा। तो शुरू की जो 10 संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं, उनका योगफल हमको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी। तो पहली होती 1, दूसरी 3, तीसरी 5। इसी टाइप से जब आप करते जाओगे तो 10वीं विषम संख्याओं की बात करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 19, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे तो अंतिम विषम संख्या होगी 19 और हमें निकालना है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता है, तो 10वीं क्लास में आपके एक फॉर्मूला होता है n/2। योग निकालने का फॉर्मूला तो n/2 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या यानी कि l, राइट। तो n का मान तो हमारे पास में है 10 में 2 भाग देना है 2 का, 10 में भाग देना है हमको 2 का। a की बात करेंगे तो वो होगा 1 प्लस l की बात करेंगे तो वो होगी 90, करेक्ट। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन को। तो 10 को जब आप 2 से काटोगे तो आंसर आएगा 5। 1 और 19 में 1 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 20 और 20 का गुणा जब आप 5 से करवाओगे तो आपके पास में आंसर बनेगा 100। यानी कि शुरुआत की जो 10 विषम संख्या होती है उनका योग होता है 100, करेक्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सम संख्याओं के बारे में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, अभाज्य संख्याओं के बारे में भी ये क्वेश्चन बन सकता है और विषम संख्याओं के बारे में भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको हल करना है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आप करके देखिए। मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी के जो सवाल हैं वो ऑटोमेटिक हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 समान प्रकार के हैं और एक भिन्न टाइप का है। भिन्न अक्षर समूह युग्म का चयन करें। यानी कि ए किसी और तरीके से बना है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए कैसे बने हैं हम थोड़ा देखते हैं। तो TU के एस से तो बना है SKUOT, राइट। इसी तरीके से देखिए आप LKJR से बना है कौन सा शब्द, तो RJK और L। अगला देखिए PUPSRB से बना है कौन सा शब्द, तो SRP और B, करेक्ट। एक और शब्द हमारे पास में है वो है GMDI से बना है IDM और G। चलिए अब हम निकालते हैं कि किस टाइप से इनमें फ़र्क है और किस टाइप से ये शब्द बने हैं। तो देखिए कि T को यहाँ पे लिख रखा है, S को यहाँ पे लिख रखा है, U को यहाँ पे लिख रखा है, K को यहाँ पे लिख रखा है, राइट। इसी तरीके से देखिए L को यहाँ पे लिख रखा है, R को यहाँ पे लिख रखा है, K को यहाँ पे और J को यहाँ पे लिख रखा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। आप देखिए इस थर्ड ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। तो हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, आई को यहाँ पे लिख रखा है, एम को यहाँ पे लिख रखा है और डी को यहाँ पे लिख रखा है, राइट। यानी कि इस टाइप से कुछ बन रहा है हमारा। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन हमको दे रखा है यानी कि पी यहाँ पे चौथे स्थान पर होना चाहिए था, जो कि नहीं होकर के तीसरे स्थान पर है। और बी जो है वो ठीक इसके नीचे है, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा गलत ऑप्शन है। गलत कथन की बात हमें पूछी गई थी और वो ऑप्शन है हमारा थर्ड वाला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आपको जल्दी से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो जल्दी से देखना है कि किस टाइप से उन शब्दों में भेद है और उसका आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे, राइट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतया कब अस्तित्व में आया। तो पूर्णतया अस्तित्व में कब आया था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन भी बनता है, वो भी मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगा। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 15 अगस्त 1947 को। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 26 जनवरी
26 नवंबर 1949 को। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 30 जनवरी 1948 को, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन था कि संविधान पूर्णतः अस्तित्व में कब आए, ऐसा क्वेश्चन बनाए तो आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः अस्तित्व में आया था, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि आपकी कंफ्यूजन कब बनता है। तो देखिए संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था, ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर। संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर नवंबर 1949 को, राइट। ये आपको एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्णतया का अगर क्वेश्चन बने तो आपको कहना है कि 26 जनवरी 1950 को आया था पूर्णतया अस्तित्व में। और अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर 1949 को। तो इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, और आगे भी हम कई सारे नए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। और तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, और लाइक कमेंट आपको ज़रूर करना है, राइट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।